तो इस वीडियो में आपका स्वागत है। ये भुगतान से पार्ट नंबर 4 है। ठीक है, आपके कमेंट्स आ रहे थे इस पार्ट को बनाने के लिए। ठीक है, ये मैंने उस टाइम पे नहीं बनाया था क्योंकि शायद ये सच उस टाइम पे सिलेबस का पार्ट नहीं था, तो मैंने छोड़ दिया था इसको। ठीक है ना, बट मैं बना रहा हूँ उसे भुगतान से पार्ट नंबर 4। जितना बोर्ड में दिखाई दे रहा है ना बेटा, आपको इतना ही आपको पढ़ना है, इससे आगे आपको नहीं पढ़ना है। इससे आगे सिर्फ वही बच्चे पढ़े जो बीए बीकॉम वाले हैं। बीए बीकॉम वाले अगला पोर्शन भी पढ़ेंगे, जो वीडियो जो इसका मिटाने के बाद मैं लिखूंगा, असंतुलन के जो कारण होंगे वो मैं लिखने जा रहा हूं उसके बाद। और वो बीए बीकॉम वाले बच्चों के लिए मैं पहले बता देता हूं। और जो ये फ्रंट में जो दिखाई दे रहा है ये सबके लिए है, ये तो चाहे वो बीए बीकॉम वाला हो, चाहे वो अपनी क्लास 12th वाला बच्चा हो। क्लियर। तो भुगतान शेष यानी जिसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बोलते हैं, भुगतान से जिसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बोलते हैं, उसमें संतुलन यानी इक्विलिब्रियम की स्थिति कब आती है और असंतुलन यानी डिसइक्विलिब्रियम की स्थिति कब आती है। ठीक है, तो संतुलन और असंतुलन की स्थिति हमें पढ़नी है भुगतान शेष के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम संतुलन की बात करते हैं। यानी संतुलन वो अवस्था होती है बेटा जहां पे दो चीजें आपस में बराबर होती है। क्या होती है? दो चीजें आपस में बराबर होती है। और असंतुलन वो स्थिति है जहां पे दो चीजें आपस में बराबर नहीं होती। पहले तो दिमाग में चीज बैठा लो, संतुलन मतलब दो चीजें आपस में बराबर होती है और असंतुलन मतलब दो चीजें आपस में बराबर नहीं है। तो उसने बोला संतुलन क्या होता है। तो भुगतान शेष में संतुलन तब पाया जाता है जब सभी प्राप्तियां तथा सभी भुगतान क्या होते हैं? बराबर होते हैं। सभी प्राप्तियां तथा भुगतान क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अर्थात सभी प्राप्तियों तथा भुगतानों का शुद्ध शेष यानी जो नेट बैलेंस आता है वो शून्य हो जाता है। क्या बोला उसने? संतुलन की स्थिति तब आएगी जब आपकी जो कुल प्राप्तियां और कुल भुगतान आपस में बराबर हो जाएंगे। कुल प्राप्तियां यानी सभी प्राप्तियां तथा भुगतान क्या होंगे? बराबर होंगे। तो इसका मतलब कुल प्राप्तियां कुल भुगतान के बराबर होगी। क्लियर हो गया। नंबर 2, अर्थात सभी प्राप्तियों तथा भुगतानों का जो शुद्ध शेष आएगा यानी जो नेट बैलेंस आएगा वो भी शून्य होगा। क्योंकि जब दोनों आपस में बराबर है, मान लो मैंने 1000 रुपए कमाए और 1000 रुपए गवाए। ठीक है, 1000 रुपए कमाए, 1000 रुपए का खर्चा किया, तो भाई नेट बैलेंस क्या हो गया? जीरो हो गया। जितनी प्राप्तियां थी उतना ही भुगतान हो गया। उसको मैंने बोला संतुलन। भुगतान शेष में संतुलन। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, कुल प्राप्तियां बराबर कुल भुगतान, या कुल प्राप्तियों में से कुल भुगतान घटाओगे तो आंसर जीरो आना चाहिए। इसका मतलब दोनों आपस में बराबर है। इस जो डेफिनेशन मैंने लिखी है बच्चे, इसको आप अपनी तरफ से बढ़ा चढ़ा के या और अच्छे से बना सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं आप एज इट इज इसको ही पेपर में लिख के आप बना के लिख सकते हो। ठीक है ना। जबकि असंतुलन की स्थिति कब होती है? भुगतान शेष में असंतुलन तब पाया जाता है जब कुल प्राप्तियां हैं और भुगतान आपस में बराबर नहीं होते, यानी ये आपस में बराबर नहीं होने वाले इस बार। इसका मतलब अर्थात असंतुलन उस स्थिति को कहते हैं जिसमें भुगतान शेष या तो बचत वाला होगा, या तो बचत वाले को सरप्लस कहते हैं। बेटा ये भी आपको पता होना चाहिए। बचत को क्या कहते हैं? सरप्लस यानी प्रॉफिट, बेनिफिट। ठीक है ना। या घाटे वाला हो सकता है, घाटे को कहते हैं डेफिसिट। क्या बोलते हैं? डेफिसिट। तो या तो तुम्हारा भुगतान से सरप्लस वाला होगा या तो घाटे वाला होगा। तो भुगतान से इसमें असंतुलन तब पाया जाता है जब प्राप्तियां और भुगतान आपस में बराबर नहीं होते। पहला पॉइंट समझ में आ गया। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं अगर हम लिखना चाहें तो। मैं यहां पे लिख दूं इस जगह पे ना कि इसका मतलब ये हुआ कि जो कुल प्राप्तियां हैं, कुल प्राप्तियां नॉट इक्वल टू तो बराबर होता है उसको काट दो तो नॉट इक्वल टू हो जाता है किसके बराबर? कुल भुगतान। ठीक है, तो कुल प्राप्तियां इक्वल टू नहीं होंगी कुल भुगतान के। क्लियर। दूसरा, असंतुलन उस स्थिति को कहते हैं जिसमें भुगतान से या तो बचत वाला होगा, सरप्लस वाला होगा, या तो फिर आपको घाटा होगा। दोनों में से कोई एक तो होने वाला है। ठीक है, तो बचत वाला हो सकता है या घाटे वाला हो सकता है। घाटा बचत वाला कब होता है? इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, जो मैं इसके बाद बताऊंगा। पहले मैंने जो लिखा पहले सुन लो। पहले जब शुद्ध शेष यानी जो नेट बैलेंस होता है, जो नेट बैलेंस होता है, ये रहा नेट बैलेंस, धनात्मक आ जाए, तो धनात्मक कब आएगा? जब आपका कुल प्राप्तियों में से जब कुल भुगतान को हटाओगे और वो प्लस का आंसर आ रहा है, यानी तो उसका मतलब प्राप्तियां ज्यादा है, तो उसका मतलब आपको सरप्लस हुआ, आपको बेनिफिट हुआ है। तो जब शुद्ध शेष यानी जो नेट बैलेंस है धनात्मक यानी प्लस होता है, तो यह संतुलन बचत शेष को प्रकट करता है। यानी आपने कुल प्राप्तियों में से कुल भुगतान घटाया और आंसर प्लस में आ रहा है, जैसे प्लस का 2500, प्लस का 3000, प्लस का मतलब माइनस में प्लस में आ रहा है सारा। ठीक है, तो वो आपका बेनिफिट होता है, नहीं प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो उसको धनात्मक वाले को क्या कहते हैं? बचत वाला कहते हैं। इसमें कुल प्राप्तियां आपकी ज्यादा होती है किससे? कुल भुगतान से। यानी प्राप्तियां ज्यादा है और भुगतान क्या है? कम है। जबकि घाटे वाला तब होता है जब शुद्ध शेष क्या होता है? ऋणात्मक हो जाता है, नहीं आंसर माइनस में 2000 आ रहा है। अरे इसका मतलब मुझे और भुगतान करना है। तो माइनस का मतलब आपको घाटा हुआ है, तभी माइनस में चल रहा है ना। तब यह असंतुलन घाटे को प्रकट करता है। इसमें कुल प्राप्तियां कम हो जाता है। देखो कम का साइन बना रखा है मैंने,
कम हो जाता है कुल भुगतान से। इसका मतलब यहाँ पे मुंह किस तरफ, जो निशान है उसका मुंह किस तरफ खुल रहा है, भुगतान की तरफ। इसका मतलब कुल भुगतान ज्यादा है, कुल प्राप्तियां कम है। इसमें कुल प्राप्तियां ज्यादा है, इस तरफ मुंह खुल रहा है, और कुल भुगतान क्या है, कम है। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हो कि बचत वाला असंतुलन वो स्थिति होती है जब कुल प्राप्तियां कुल भुगतानों से अधिक हो जाती है, और घाटे वाला असंतुलन वो स्थिति होती है जब कुल प्राप्तियां कम हो जाती है कुल भुगतानों से। ठीक है, तो बना के लिखा जा सकता है ना, तो आप बना के लिखिए इसको। मैं इसको मिटाने वाला, मिटाने से पहले एक बार रिपीट करूं प्लीज, सारे सुनिए ध्यान से। भुगतान शेष में संतुलन असंतुलन दोनों स्थिति हो सकती है बच्चा। संतुलन होगी तभी होगा जब कुल प्राप्तियां और कुल भुगतान आपस में बराबर होंगे, और ऐसे केस में जो इनका शुद्ध शेष होता है, नेट बैलेंस होता है, वो शून्य हो जाता है। क्लियर है, यानी कुल प्राप्तियों में से कुल भुगतानों को घटाओगे तो आंसर 0 आएगा। जबकि असंतुलन क्या होता है, तब होता है जब भुगतान शेष की जो कुल प्राप्तियां हैं और कुल जो भुगतान है, ठीक है, वो आपस में बराबर नहीं होते, यानी कुल प्राप्तियां कुल भुगतान आपस में बराबर नहीं है। अर्थात असंतुलन उस स्थिति को कहते हैं जिसमें भुगतान शेष या तो बचत वाला देखने को मिलेगा या तो घाटे वाला होगा। बचत वाला कब होगा, बचत वाला तब होगा जब कुल प्राप्तियां कुल भुगतानों से अधिक होगी, और घाटे वाला कब होगा जब कुल प्राप्तियां कुल भुगतानों से क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब कुल भुगतान ज्यादा है, कुल प्राप्तियां यहाँ पे क्या है, कम है। अगर आंसर आपका प्लस में है तो बचत वाला है, अगर आपका आंसर माइनस में आता है तो घाटे वाला होता है। इसको इस तरह से भी पढ़ा जा सकता है। क्लियर हो गया? तो भाई अब तो आपको समझ में आ गया होगा संतुलन क्या था। भाई इतना सा टुच्चा सा टॉपिक था, ठीक है। चलो इसको आप फटाफट से खत्म कर लीजिए। देखो आपने जो कमेंट्स किए मुझे काफी अच्छे लगा उस कमेंट्स के लिए, कि आपने मुझसे बोला कि भैया इसको बना लीजिए, ठीक है। मेरे को उस टाइम पे टाइम नहीं था क्योंकि मैं और वीडियोस में लगा हुआ था, बट मैंने अभी जैसे उसको कमेंट को मैंने दोबारा पढ़ा, मैंने कहा इसको बना लेना चाहिए, देन मैंने आपके लिए फटाफट से बना के रख दिया। अब इसके आगे जो मैं लिखने जा रहा हूँ बेटा वो बीए बीकॉम वालों के लिए, मैं पहले बता देता हूँ, बीए बीकॉम वालों के लिए। बाकी अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, बेकार चीज तो बेटा पढ़ाई कभी होती नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए ध्यान से, देखो ये हमारा भुगतान शेष में असंतुलन के कारण, यानी जो भुगतान शेष होता है उसमें जो असंतुलन आ रहा है, या तो वो बचत वाला हो रहा है या तो वो घाटे वाला हो रहा है, तो उसके कारण क्या है, उसके ऐसे कौन से कारक है जो कि प्रभावित कर रहे हैं उस चीज को। तो उसमें हमें 3 तरह के पढ़ने होते हैं। पहला आर्थिक कारक, दूसरा हमारा है राजनीतिक कारक, और तीसरा आपका है सामाजिक कारक, यानी आर्थिक कारक, राजनीतिक कारक और सामाजिक कारक। क्लियर हो गया? देन उसके बाद पहला पढ़ते हैं आर्थिक कारक के अंदर हमें कितने पॉइंट समझने बेटा। इसमें हमारे पास 5 पॉइंट है। आर्थिक कारक के अंदर कितने पॉइंट है, 5 पॉइंट हमें पढ़ने पड़ेंगे। राजनीतिक कारक में 2 है, सामाजिक कारक में भी 2 है। तो ये छोटे छोटे होंगे, ये थोड़ा सा बड़ा है, बट इस पे जो पॉइंट है बहुत आसान से है। पहला, सरकार द्वारा विकास पर अत्यधिक खर्च, यानी सरकार विकास पर बहुत ज्यादा खर्चा कर रही है, 1 पॉइंट ये। दूसरा व्यापार चक्र। तीसरा मुद्रास्फीति की ऊंची दर है। आयात प्रतिस्थापनों के विकास की बात होगी यहाँ पे। आयात जो प्रतिस्थापन है, इंपोर्ट्स, ठीक है, इंपोर्ट के जो सब्स्टिट्यूट जो निकालते हैं हम, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, उसकी बात यहाँ पे करेंगे। और व्यापार करने वाले देशों की जो लागत संरचना है ना, उसमें परिवर्तन। तो 5 पॉइंट है, सरकार द्वारा विकास पर अत्यधिक खर्च, व्यापार चक्र, मुद्रास्फीति की ऊंची दर, आयात प्रतिस्थापनों के विकास, और व्यापार चक्र के जो व्यापार करने वाले जो देश है उनकी लागत संरचना, यानी कॉस्ट स्ट्रक्चर है, उसमें अगर परिवर्तन हो जाता है तो क्या दिक्कत आती है, ठीक है। दूसरा राजनीतिक अस्थिरता है, राजनीतिक कार्य के अंदर राजनीतिक अस्थिरता और लोकप्रियवादी नीतियां जो बड़ी बड़ी फेंकते हैं ना जो चुनाव के टाइम पे, वो बातें हम यहाँ पे करने वाले हैं। उसके बाद सामाजिक कारक में रुचियों तथा प्राथमिकताओं में परिवर्तन, टेस्ट और प्रेफरेंस में परिवर्तन। और दूसरा है सीमा रेखा के पार पूर्वाग्रह, ठीक है। तो सीमा रेखा के पार पूर्वाग्रह हमारा पॉइंट रहेगा। तो तकरीबन 5, 2, 7 और 2, 9 पॉइंट पढ़ते ही ये समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से क्या है ये बातें बच्चे, ठीक है ना। 9 पॉइंट हमें समझने पड़ेंगे। और एक और चीज याद रखना है इसके पास, ये जो क्वेश्चन है ना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बीए बीकॉम के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ चुका है, तो काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने का साथ साथ निपटाई देते हैं ताकि तुम्हारा भी भला हो जाए थोड़ा सा, ठीक है ना। तो फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब इनके पॉइंट्स को समझते हैं, छोटे छोटे लिखेंगे, थोड़ा थोड़ा लिखेंगे और फटाफट से समझ के वीडियो क्लोज करेंगे बेटा। अब आगे देखिए ध्यान से। और अब देखो मैंने सिर्फ 5 पॉइंट को बहुत छोटा छोटा लिखा है, ठीक है ना, और समराइज करके बता दिया क्या क्या होने वाला है इसके अंदर। जैसे पहला, सरकार द्वारा विकास पर अत्यधिक खर्च, आप इसे बड़ा चढ़ा के लिख सकते हो, मैंने पहले बोल दिया, ठीक है। मैं सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूं। इसके अंतर्गत सरकार द्वारा विकास पर अत्यधिक खर्च करने पर, यानी अगर सरकार विकास पर अत्यधिक खर्च करेगी तो इससे क्या होगा, बड़े पैमाने पर आयात किए जाएंगे। क्या होगा, बड़े पैमाने पर आयात किए जाते हैं। अब आयात करोगे तो इसका मतलब बाहर से आप सामान खरीद रहे हो, और खरीदोगे तो हमारा पैसा जो है बाहर देशों में जाएगा, तो इससे क्या होगा, घाटे वाला असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। सिंपल सा पॉइंट है।
तो इसमें सिंपल से यही लिखना है, इसके अंतर्गत सरकार द्वारा विकास पर अत्यधिक खर्च करने पर बड़े पैमाने पर आयात किए जाते हैं, मतलब बाहर देशों से सामान खरीदा जाता है, ये ठीक है ना। अब वो ये संपत्तियां परिसंपत्तियां खरीदी जाएगी, जैसे एसेट्स हो गई है ना, प्लांट खरीदे, मशीनें खरीदते हैं बाहर से, बहुत सारी चीज खरीदी जाएगी। अब खरीदोगे तो उनको आप पेमेंट करोगे तो आपको घाटा होगा, पेमेंट करने पे घाटा होता है, भुगतान करने पे घाटा होता है, प्राप्ति करने पर बचत होती है ना। अब व्यापार चक्र, पहला पॉइंट मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखना, पहला पॉइंट तो समझ में आ गया था। इसके अंतर्गत सरकार द्वारा विकास पर अत्यधिक खर्च करने पर बड़े पैमाने पर आयात होगा, और बड़े पैमाने पर आयात होगा तो जिसके कारण भुगतान से घाटे का संतुलन पाया जाता है, क्योंकि बाहर से चीजें खरीदोगे तो पैसा बाहर जाएगा, ये समझ में आ गया था। दूसरा था व्यापार चक्र। व्यापार चक्र का पॉइंट यहां से मैंने गलती से ये पढ़ लिया, ठीक है ना। इसके अंतर्गत बड़ी मात्रा में निर्यात होता है। अब देखो व्यापार चक्र जब भी होगा, व्यापार चक्र में कौन सा, इसके अंतर्गत बड़ी मात्रा में निर्यात होता है तेजी के समय, इसके अंतर्गत यहां पे करो तेजी के समय, तेजी के समय बड़ी मात्रा में निर्यात हो। आप बड़े निर्यात करोगे तो बाहर से पैसा आपके पास आएगा, जिससे क्या होगा, बचत का संतुलन पाया जाता है। इसको इस तरह से कर लो, ठीक है। तो इसके अंतर्गत तेजी के समय बड़ी मात्रा में निर्यात होता है, जिससे बचत का असंतुलन पाया जाएगा, क्योंकि निर्यात करोगे तो पैसा आपके पास आएगा तो बचत होती है बेटा। उसके बाद मुद्रास्फीति की ऊंची दर, मुद्रास्फीति मतलब इन्फ्लेशन, और अस्फीति बोलूंगा तो डिफ्लेशन। तो मुद्रास्फीति की ऊंची दर के कारण आयात बढ़ जाता है, इसके कारण ठीक है, आयात बढ़ जाता है। अब ये सही है, बिल्कुल बढ़ जाता है, जिससे घाटे का असंतुलन पाया जाता है। अब ये होता क्या, थोड़ा समझा देता हूं। देखो वैसे मैंने इसके लिए सेपरेट वीडियो बना रखी है, बट आप देखो मुद्रास्फीति देखो, अगर आपके यहाँ जो वस्तु और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाएगी, सपोज करो इंडिया में वस्तु सेवाएं बहुत महंगी हो गई है, तो फिर आप कहां से सामान लेने की सोचोगे, बाहर देश, क्योंकि बाहर देश का सामान सस्ता है। तो वही तो हो रहा है, मुद्रास्फीति की ऊंची दर के कारण आयात बढ़ जाती है, क्योंकि आप अपने देश का सामान तो लोगे नहीं, बाहर से सामान लोगे, बाहर से सामान लोगे तो उससे क्या होगा, आपको घाटे का संतुलन होगा। 3 पॉइंट मैं रिपीट कर रहा हूं, प्लीज सुनना। अगर सरकार विकास पर अत्यधिक खर्च करती है तो उससे आयात बढ़ता है, और आयात जब जब बढ़ेगा तब तक घाटे का संतुलन होगा। क्लियर। पॉइंट नंबर 2, व्यापार चक्र में अगर तेजी आ रही है, तेजी में निर्यात बढ़ता है, निर्यात बढ़ेगा तो बचत का संतुलन होगा। कौन सा संतुलन, कि असंतुलन 2 तरह का होता है, तो घाटे का होगा या तो क्या होगा, बचत का होगा, सीधी बात है। और अगर मान लो मंदी आ जाए, तो व्यापार चक्र में मंदी भी तो आ सकती है, तो मंदी के समय क्या होगा, आप आयात को बढ़ावा करते हो तो उस टाइम पे क्या होगा, तुम्हारे पास घाटे का संतुलन पैदा होगा। ठीक है, लिख सकते हैं। मुद्रास्फीति की ऊंची दर, अगर मान के चलो कि मुद्रास्फीति आपके देश में मुद्रास्फीति की ऊंची दर चल रही है, तो उससे आयात बढ़ता है, आयात बढ़ने से घाटे का संतुलन पाया जाता है, क्योंकि आपकी चीजें महंगी हो चुकी है। तो आपके देश में कोई भी सामान घर से तो मतलब अपने देश के अंदर का सामान तो कोई खरीदेगा नहीं, बाहर से खरीदेगा, तो इसलिए आपको घाटा मिलता है। क्लियर, घाटे का संतुलन यहाँ पे पाया जाता है। क्लियर हो गया। देन उसके बाद आयात प्रतिस्थापनों का विकास, आयात प्रतिस्थापनों का विकास में अगर हम बात करें तो इसके द्वारा आयात को कम किया जाता है। अब आयात प्रतिस्थापनों का विकास क्या है, कि जैसे देखो हमारा देश कह रहा है कि बाहर से मोबाइल लेना, बाहर से ये लेना, बाहर से लेना। यार बाहर से अगर आप लेते हो ना, तो उससे क्या होता है, हमारा पैसा बाहर जाता है, तो हमारे देश को दिक्कत होती है। तो इसलिए आप बाहर से ना लेकर के उसके जैसा चीज अपने घर में बना लो। अगर मान के चलो लाइफबॉय साबुन है, लाइफबॉय साबुन मान लो आप बाहर से इंपोर्ट करते हो, सपोज करो आप बाहर ना, मान लो अमेरिका से लाइफबॉय साबुन मंगाते हो नहाने के लिए, तो यार उसके जैसे साबुन, डिटॉल या कोई भी चीज अपने घर में बना लो ना। घर मतलब होता है इंडिया में बना लो, इंडिया में बनाओगे तो इससे क्या होगा, आपको बाहर से खरीदना नहीं पड़ेगा। और जब आप बाहर से नहीं खरीदोगे तो उससे एक बेनिफिट होगा आपको, कि आपका पैसा बाहर नहीं जाएगा। तो बाहर से हमें नहीं खरीदना, इसलिए हमने क्या, आयात प्रतिस्थापनों का विकास किया, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन लेकर आए। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एक ऐसी पॉलिसी होती है बेटा, एक ऐसी नीति होती है जिसमें हम जो बाहर से हम चीजें अब तक खरीद रहे थे ना, उनको खरीदेंगे नहीं, उनके जैसा कुछ घर में बना लेंगे, जिससे क्या होता है, हमारा पैसा बाहर देशों में नहीं जाता बेटा। ठीक है ना, बच जाता है बाहर जाने से। तो इसके द्वारा आयात को कम किया जाता है, आयात कम हो जाएगा इससे, और आयात कम होगा तो बचत वाला संतुलन। तो जब जब आयात कम होगा तो बचत वाला, और आयात ज्यादा होगा तो घाटे वाला संतुलन होता है। क्लियर। उसके अलावा व्यापार करने वाले देशों की लागत संरचना में परिवर्तन। तो इसमें क्या लिखवाया मैंने, अगर लागत ढांचे बोलो या संरचना बोलो, एक ही बात है, स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर है। ठीक है ना। तो ढांचे में अगर अनुकूल परिवर्तन हो रहा है, अनुकूल परिवर्तन मतलब होता है आप फेवरेबल चेंजेस, यानी आपके फेवर में जो चेंजेस हो रहे हैं, अगर ऐसे हो रहे हैं तो निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। और जब जब निर्यात बढ़ेंगे, आपको पता ही क्या होने वाला है, इससे बचत वाला असंतुलन पैदा होगा। इसके विपरीत जबकि लागत संरचना या ढांचे में अनुकूल परिवर्तन ना होने पर, यानी इसका मतलब प्रतिकूल हो रहा है बेटा, क्या हो रहा है, प्रतिकूल हो रहा है। अनुकूल परिवर्तन ना होने पर लिखा मैंने, इसका मतलब फेवरेबल नहीं है, अनफेवरेबल है। तो प्रतिकूल परिवर्तन होने पर घाटे वाला संतुलन पैदा हो जाता है। अब समझ में आ गया क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना। इसे फटाफट से नोट डाउन करो, क्योंकि ये मेन वाला खत्म हो गया, बाकी दो तो छोटे छोटे से हैं, इसको फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। 5 पॉइंट हमारे खत्म हो गए थे। पहले वाले यानी जो हमारा इकोनॉमिक फैक्टर था, आर्थिक कारक थे, उसके अंदर 5 पॉइंट थे।
अब आता है हमारा राजनीतिक कारक यानी पॉलिटिकल फैक्टर्स, और देन उसके बाद है सामाजिक कारक यानी सोशल फैक्टर्स। तो इकोनॉमिक फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स एंड सोशल फैक्टर्स, ये तीन ही है ना, तो दो, एक तो खत्म हो चुका है, बाकी इसको भी खत्म कर लेते हैं। सबसे पहले है राजनीतिक अस्थिरता। अब हमारे यहाँ देखो क्या होता है कि देखो आज चुनाव, आज किसकी सरकार है, कल किसकी सरकार है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, तो अस्थिरता बनी रहती है, ठीक है ना। तो इसके कारण विदेशों से जो प्रत्यक्ष निवेश है यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और पोर्टफोलियो निवेश यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, आपको पता ही है, आपको एफडीआई और एफपीआई के बारे में। इनमें क्या आती है, कमी आती है। अब कमी आती है तो जिसके कारण भुगतान से इसका जो जमा पक्ष है ना वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो कम होगा तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, घाटे वाला असंतुलन पाया जाता है, अर्थात इसके अंतर्गत घाटे वाला असंतुलन पाया जाता है। क्लियर हो गया। देन अगला लोकप्रियवादी नीतियां, चुनाव के समय सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली नीति यानी चुनाव के समय क्या सरकार बहुत बड़ी बड़ी फेंकती है, बहुत अलग ही टाइप की नीति अपनाती है, ये सस्ता कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ताकि जनता को लुभा सके, उनको लालच दे सके और वोट लेकर के फिर अपनी मर्जी चला सके। यही होता है ना नॉर्मली जो देखा गया, नॉर्मली जो देखा जाता है, ठीक है ना। तो चुनाव के समय सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली नीतियों के कारण आयात शुल्क में कमी आती है, वो आयात शुल्क को हटा देते हैं या कम कर देते हैं, ठीक है ना। तो आयात शुल्क में कमी आती है जिससे आयातों को क्या मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है, आयातों को बढ़ावा मिलता है, और आयातों को बढ़ावा मिलेगा तो भुगतान से इसमें घाटे में वृद्धि होगी, सीधी बात है। जब आयात बढ़ता है तो घाटे तो होती है, ठीक है ना। तो हम नॉर्मल इकोनॉमिक्स में जो लिखा हुआ है उसको पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं कि राजनीतिक अस्थिरता से क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी जो प्रत्यक्ष निवेश और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इसमें कमी आती है, और जिसके कारण भुगतान से इसका जो जमा पक्ष है वो कम हो जाता है, जिससे घाटा हो जाता है। दूसरा लोकप्रियवादी नीतियों में जो सरकार जो है चुनाव के टाइम पे कुछ लोकप्रियवादी नीतियां जो अपनाती है जिससे जनता को लालच दे सके। इसमें क्या है, आयात शुल्क में, जिससे आयात शुल्क में भी कमी आती है, और आयात शुल्क कमी होगी तो आयात सस्ता हो जाएगा, आयात सस्ता होगा तो भुगतान से इसमें घाटे में वृद्धि होगी। क्लियर हो गया। चलो देन उसके बाद सामाजिक कारक यानी सोशल फैक्टर। इसमें हमारे पास सबसे पहले है रुचियों तथा प्राथमिकताओं में परिवर्तन। क्या पॉइंट है हमारा, रुचियों तथा प्राथमिकताओं में परिवर्तन, टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंजेस की बात कर रहा है। तो विश्व के विभिन्न भागों में लोगों की रुचियों तथा प्राथमिकताओं में परिवर्तन के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में मांग का स्वरूप भी बदल जाता है। अब भाई बहुत सारे देश है, तरह तरह के लोग हैं, अब हर किसी की अलग इच्छा होती है, किसी को ये बोलता है कि मैं ये करूं, मैं ये वाले कपड़े पहनना चाहता हूं, कोई कहता मैं ये कपड़े पहनना चाहता हूं, कोई कहता मैं ये चीज खाऊंगा, कोई कहता तो वो चीज चलती रहती है। तो उसका मतलब विश्व के विभिन्न भागों में लोगों की जो रुचियां हैं, जो प्राथमिकता, टेस्ट एंड प्रेफरेंस है में परिवर्तन के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में मांग का जो स्वरूप है, जो डिमांड है ना, वो बदलती रहती है, कभी किसी चीज की तो कभी किसी चीज की, हर चीज चेंज होता रहता है। अब ये जो परिवर्तन हो रहा है, ये जो चेंज हो रहा है, अगर ये अनुकूल है, अनुकूल मतलब आपके फेवर में है, तो उससे बचत वाला संतुलन पैदा होगा क्योंकि आपको बेनिफिट होगा उससे। और अगर यही परिवर्तन अगर आप प्रतिकूल हो जाए यानी अनुकूल नहीं है, इसका मतलब प्रतिकूल है, तो आपको घाटा होगा, तो घाटे वाला संतुलन पाया जाएगा। तो जो परिवर्तन हो रहा है मांग में वो आपके फेवर में है तो बचत वाला संतुलन होगा, है ना, क्योंकि उसमें प्राप्तियां ज्यादा होगी, भुगतान कम होगा। और दूसरा अगर प्रतिकूल है, प्रतिकूल मतलब अनुकूल नहीं है, आपके फेवर में नहीं है, तो ऐसे केस में क्या होता है, जो आपका जो भुगतान है वो ज्यादा हो जाता है और प्राप्तियां कम हो जाती है, जिससे घाटे का असंतुलन पाया जाता है। क्लियर। देन सीमा रेखा के पार पूर्वाग्रह, इसके अंतर्गत ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिससे महंगे आयात खरीदने यानी आयात महंगे खरीदने तथा सस्ते निर्यात बेचने पर विवश किया जाता है। ठीक है। अब जब जो क्रॉस बॉर्डर यानी बॉर्डर में जो ड्रामेबाजी होती है ना, उसके कारण ये ड्रामेबाजी, ये चीज बता रहा है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कभी कभी कि महंगे आयात खरीदने पर, यानी आयात को तो महंगा खरीदना पड़ेगा और निर्यात को आपको सस्ते में निकालना पड़ेगा, इस पर विवश किया जाता है ताकि अगली कंट्री को अपने नीचे झुका सके। ठीक है ना। ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था को भुगतान से इसके घाटे का संतुलन का सामना करना पड़ता है। यानी हो क्या रहा है, आप दूसरी कंट्री को अपने ऊपर डिपेंड करना चाहते हो तो उसको क्या करो, सस्ते निर्यात बेचने को उसको, ताकि वो तुमसे खरीदे, सिर्फ तुमसे खरीदे हो। ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत एक ऐसी स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश करो जिसमें आप महंगे आयात तो खरीदोगे, महंगे आयात खरीदोगे और निर्यात जब करोगे तो सस्ता करोगे। तो देखो महंगे आयात खरीदने से घाटा होगा आपको और सस्ता निर्यात देने से भी घाटा होगा आपको। तो इससे क्या होता घाटा है, मगर हम अगली कंट्री को झुकाने के लिए कोशिश करते हैं इस चीज में। ठीक है ना। अब जो भी है देखो, इतना डीप तो मैं जाऊंगा जिसमें के लिए, जो पढ़ने में आ रहा है, पढ़ने में ये आ रहा है कि इसके अंतर्गत एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिससे महंगे आयात खरीदने तथा सस्ते निर्यात बेचने पर विवश किया जाता है। ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में
अर्थव्यवस्था को भुगतान शेष के घाटे का संतुलन करना पड़ता है, ठीक है ना। और मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये सिर्फ तभी होता है जब बॉर्डर के बीच में लड़ाई वड़ाई चलती है दो कंट्रीज के बीच में, तभी ये कॉन्सेप्ट लाया जाता है, समथिंग कुछ ऐसा कुछ है इसमें, ठीक है ना। या फिर अगर नहीं भी लड़ाई तो भी मतलब तुम दूसरे कंट्री को दबाना चाहते हो, दबाव में लाना चाहते हो तो भी किया जाता है, ठीक है, इस टाइप की चीज। तो ये 4 पॉइंट ये हो गए बेटा आपके, ठीक है ना। और 5 पॉइंट और 9 पॉइंट हो गए, 9 पॉइंट से काफी अच्छा खासा फ्रेम हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। बाकी आप बड़ा चढ़ा करके इसको और लिख सकते हो, आपकी मर्जी है वो, ठीक है ना। जो मुझे पता था मैंने आपको बता दिया, ठीक है। जो मेरे पास कंटेंट अवेलेबल था मैंने वो लिख करके आपको दे दिया है, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, जब आपको कोई वीडियो चाहिए होगी तो उस वीडियो में मिलेंगे, अगर नहीं तो फिर मैं अपना रूटीन जो वीडियोस बनाता हूँ उनमें तो मिलता रहता हूँ, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।